डियर स्टूडेंट्स, मैं शाकिर सर आप सभी बच्चों का केमिस्ट्री की क्लास में एक बार फिर से वेलकम करता हूं। बच्चों, आज हम क्लास 11 का एक इम्पोर्टेंट टॉपिक कॉमन आयन इफेक्ट के बारे में जानेंगे कि क्या होता है कॉमन आयन इफेक्ट। तो इट इज़ इन एन एक्वस सॉल्यूशन ऑफ वीक इलेक्ट्रोलाइट, इट इज an aqueous solution of weak electrolytes a strong electrolyte is added having a common ion with the weak electrolyte then the dissociation of weak electrolyte is suppressed or decreases, or suppressed. This effect is known as common ion effect। इसको हम समझने की कोशिश करते हैं। इफ in an aqueous solution of weak electrolyte, a strong electrolyte is added having a common ion with the weak electrolyte, then the dissociation of weak electrolyte is decreased or suppressed. This effect is known as a common ion effect। जैसे कि हम यहाँ एक एग्जांपल लेते हैं। एग्जांपल है हमारे पास, जैसे कि हम एसिटिक एसिड हमारे पास एक वीक इलेक्ट्रोलाइट है। जब हम इसको किसी एक्वस में डालते हैं तो ये हमें एसीटेट आयन बनाता है। एक्वस में एसीटेट आयन बनाता है और H+ आयन देगा। इस तरीके के वीक इलेक्ट्रोलाइट हमारा चाहे एसिड हो सकता है, बेस हो सकता है, सोल्ट हो सकता है। तो कोई भी वीक इलेक्ट्रोलाइट में जब हम स्ट्रॉन्ग बेस या स्ट्रॉन्ग एसिड मिलाते हैं या कोई स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट डालते हैं, तो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट डालने पर यहाँ पर ऐसा स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट डाला जाता है जिसका एक आयन कॉमन होना चाहिए। जैसे कि हम इसके अंदर सपोज करो सोडियम एसीटेट इसके अंदर हम डाल देते हैं, जो एक स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट होता है। सोडियम इलेक्ट्रोलाइट एक्वस के अंदर एसीटेट आयन और साथ में एक्वस कंडीशन में एसीटेट आयन और साथ में सोडियम आयन प्रोड्यूस करता है। अब यहाँ देखो, जब हमने किसी वीक एसिड के अंदर एक स्ट्रॉन्ग सोल्ट जैसे सोडियम एसीटेट को मिलाया, तो यहाँ पर एक जिसके पास एक आयन कॉमन था वीक इलेक्ट्रोलाइट के जैसे,
यहाँ हम देख सकते हैं एसिटिक एसिड में भी एक आयन एसीटेट आयन है, और यहाँ हम देख सकते हैं सोडियम एसीटेट में भी जो एक स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है, यहाँ एक आयन कॉमन है। तो यहाँ इस में क्या हुआ, यहाँ पर एसीटेट आयन का जो कंसंट्रेशन है, कंसंट्रेशन ऑफ एसीटेट आयन इंक्रीज हो जाता है। जब एसीटेट आयन का कंसंट्रेशन इंक्रीज हो जाता है तो हम कह सकते हैं जब यहाँ एसीटेट आयन का कंसंट्रेशन बढ़ जाएगा तो अकॉर्डिंग टू लीच-एटेलियर प्रिंसिपल हम जानते हैं ये जो इस रिएक्शन का इक्विलिब्रियम है वो जो है वो बैकवर्ड डायरेक्शन में इक्विलिब्रियम will shift in backward direction। तो इक्विलिब्रियम जो है बैकवर्ड डायरेक्शन में चला जाएगा ताकि वो एसीटेट आयन की कंसंट्रेशन को कम कर सके, और एसीटेट आयन की कंसंट्रेशन को कम करने के लिए अकॉर्डिंग टू लीच-एटेलियर प्रिंसिपल जो है वो इस रिएक्शन का इक्विलिब्रियम जो है वो बैकवर्ड डायरेक्शन में शिफ्ट कर जाएगा। जब इक्विलिब्रियम बैकवर्ड डायरेक्शन में शिफ्ट करेगा तो हम ऐसा कह सकते हैं कि यहाँ पर एसीटेट आयन का जो डिसोसिएशन है वो क्या होने वाला है बेटा, घटने वाला है, डिक्रीज होने वाला है, सप्रेस्ड होने वाला है। तो बस इसी इफेक्ट को हम जो है कॉमन आयन इफेक्ट के नाम से जानते हैं। तो हम कह सकते हैं if in an aqueous solution of weak electrolyte a strong electrolyte is added having a common ion with the weak electrolyte, then the dissociation of weak electrolyte is decreased or suppressed. This effect is known as a common ion effect। यानी जब हमने एसिटिक एसिड के सॉल्यूशन के अंदर सोडियम एसीटेट जो एक स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है इसको हम डालते हैं तो यहाँ इस रिएक्शन के अंदर, इस सॉल्यूशन के अंदर एसीटेट आयन का कंसंट्रेशन इंक्रीज कर जाता है, और ड्यू टू इंक्रीमेंट ऑफ द कंसंट्रेशन ऑफ एसीटेट आयन ये जो इक्विलिब्रियम है अकॉर्डिंग टू लीच-एटेलियर प्रिंसिपल जो है वो बैकवर्ड डायरेक्शन में शिफ्ट हो जाता है, जिसकी वजह से यहाँ जो वीक एसिड है, जो भी वीक इलेक्ट्रोलाइट है, इसका आयोनाइजेशन, इसका डिसोसिएशन जो है वो डिक्रीज कर जाता है या सप्रेस्ड हो जाता है, और इसी फिनोमिना को हम जो है कॉमन आयन इफेक्ट के नाम से जानते हैं। तो सर ऐसा क्या हुआ कि एसीटेट आयन का कंसंट्रेशन बढ़ने की वजह से इस वीक एसिड या इस वीक इलेक्ट्रोलाइट का जो है डिसोसिएशन कम हो गया। तो ये तो पहले से ही वीक इलेक्ट्रोलाइट था, ये तो पहले से ही बहुत कम डिसोसिएट होने वाला है। आपको पता है वीक इलेक्ट्रोलाइट वो होते हैं जो बहुत कम, जिनका डिग्री ऑफ डिसोसिएशन बहुत कम होता है, जिनका डिग्री तो ये तो पहले से ही क्या था, ये तो पहले से ही बहुत कम डिसोसिएट होने वाला था। लेकिन जब हम कोई इसके अंदर स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट जैसे कि स्ट्रॉन्ग एसिड, कुछ क्वांटिटी ऑफ स्ट्रॉन्ग एसिड या कुछ क्वांटिटी ऑफ स्ट्रॉन्ग बेस इसके अंदर डालते हैं या कुछ स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट इसके अंदर डालते हैं, तो कॉमन आयन का कंसंट्रेशन बढ़ने की वजह से इक्विलिब्रियम जो है वो बैकवर्ड शिफ्ट हो जाता है, और जब बैकवर्ड शिफ्ट हो जाएगा तो यहाँ पर इसका आयोनाइजेशन, वीक इलेक्ट्रोलाइट का आयोनाइजेशन और डिप्रेस्ड कर जाएगा और सप्रेस्ड कर जाएगा, और इस फिनोमिना को हम कॉमन आयन इफेक्ट नाम देते हैं। तो इसके क्या क्या एप्लीकेशन हम डेली लाइफ में देखते हैं, तो एप्लीकेशन ऑफ कॉमन आयन, तो बात करते हैं हम एप्लीकेशन ऑफ कॉमन आयन। एप्लीकेशन ऑफ कॉमन आयन, नंबर 1 जैसे कि सोल्युबिलिटी ऑफ स्पेरिंगली सोल्यूबल सॉल्ट।
by use of common ion effect, by use of common ion effect, we can find out the solubility. We can find out the solubility of sparingly soluble salt like AgCl, BaSO4 और जितने भी जैसे सिल्वर के जितने भी एलाइड होते हैं वो सारे के सारे क्या होते हैं बेटा, स्पेरिंगली सोल्यूबल होते हैं। यानी इस तरीके के सोल्ट होते हैं जिन्हें अगर हम एक्वस में डिसॉल्व करते हैं तो दे डिसोसिएट वेरी लेस, यानी इनका बहुत कम डिग्री ऑफ आयोनाइजेशन होता है, ये बहुत कम जो है डिसॉल्व होते हैं। बाकी का रिमेनिंग पार्ट जो होता है सोल्ट का, ये क्या होते हैं, ये मोस्टली अनडिसॉल्व रहता है। ऐसे सोल्ट हम स्पेरिंगली सोल्यूबल सोल्ट कहते हैं। तो स्पेरिंगली सोल्यूबल सोल्ट क्योंकि कंप्लीटली आयोनाइज तो होते नहीं है, स्ट्रॉन्ग तो है नहीं, तो कंप्लीटली आयोनाइज नहीं होंगे। ये ऐसे सोल्ट हैं जो कंप्लीटली आयोनाइज्ड नहीं होते हैं, तो फिर हम इनका आयोनाइजेशन तो कंप्लीटली सोल्यूबिलिटी कैसे पता करें। तो ऐसे सोल्ट की सोल्यूबिलिटी पता करने के लिए हम जो है कॉमन आयन इफेक्ट को यूज में लाते हैं। एक्चुअल में कॉमन आयन के थ्रू हम जो है इनकी सोल्यूबिलिटी को चेक कर सकते हैं। कॉमन स्पेरिंगली जो सोल्यूबल सोल्ट है, सपोज करो हमारे पास एक स्पेरिंगली सोल्यूबल सोल्ट है AB, या हम BaSO4 ले लेते हैं। यहाँ हमारे पास एक स्पेरिंगली सोल्यूबल सोल्ट है BaSO4। जब हम इसको एक्वस में डालते हैं तो इट विल डिसोसिएट Ba+2 एंड SO4 -2 ये डिसोसिएट कर जाता है। जब ये यहाँ डिसोसिएट करता है तो चूंकि ये कंप्लीटली आयोनाइज तो है नहीं, 100% इसका आयोनाइजेशन है नहीं, तो अगर 100% आयोनाइजेशन होता तो इसके लिए हम इक्विलिब्रियम कांस्टेंट कैलकुलेट कर लेते, और इक्विलिब्रियम कांस्टेंट अगर इसके लिए कैलकुलेट कर लेते तो आसानी से इसकी हम सोल्यूबिलिटी को कैलकुलेट कर लेते। लेकिन स्पेरिंगली सोल्यूबल जो सोल्ट होते हैं ये कंप्लीटली आयोनाइज्ड, यानी कंप्लीटली डिसोसिएशन इनका नहीं हो पाता। ड्यू टू दिस रीजन इनके लिए हम आयोनाइजेशन के लिए हम इनकी का KSP कैलकुलेट करते हैं, सोल्यूबिलिटी प्रोडक्ट। तो यहाँ हम K की जगह यूज करते हैं KSP। तो इनका हम क्या निकालते हैं बच्चों, KSP निकालते हैं। और सोल्यूबिलिटी प्रोडक्ट क्या होता है, सोल्यूबिलिटी प्रोडक्ट का कंसंट्रेशन ऑफ solubility product of BaSO4 is solubility product। तो solubility product क्या होता है, प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन का मल्टीप्लिकेशन होता है। तो प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन का मल्टीप्लिकेशन हमने कर लिया। अब हम मान लें BaSO4 की स्टार्टिंग में सोल्यूबिलिटी क्या थी बेटा, 0, या इसकी सोल्यूबिलिटी को हम क्या मान लें, तो Ba+ अभी सोल्यूबल नहीं है, ये अभी, तो इसकी सोल्यूबिलिटी को हम S मान लें, इसकी सोल्यूबिलिटी को हम क्या मान लें, S मान लें। तो BaSO4+2 की सोल्यूबिलिटी S है और सल्फेट की सोल्यूबिलिटी S है। तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, ऐसी कंडीशन के अंदर हम इनका KSP निकालते हैं। KSP क्या हो जाएगा, S × तो KSP S का पावर 2, और यहाँ से हम इसकी सोल्यूबिलिटी को कैलकुलेट कर सकते हैं। अगर हमें यहाँ पर इस रिएक्शन के लिए KSP का वैल्यू जो है 4.2 × 10⁻10 दिया है, तो हम आसानी से इसका सोल्यूबिलिटी कैलकुलेट कर सकते हैं। यहाँ हम वैल्यू रख देंगे और सोल्यूबिलिटी निकाल लेंगे। दिस इज S फॉर सोल्यूबिलिटी। तो डिफरेंट स्पेरिंगली सोल्यूबल जो सोल्ट होते हैं इनका हम सोल्यूबिलिटी प्रोडक्ट के थ्रू कैलकुलेट करते हैं।
और सोल्युबिलिटी जो प्रोडक्ट आता है वो कॉमन आयन इफेक्ट से निकलकर आता है। जैसे कि हम एक एग्जांपल लेते हैं, सपोज करो हमारे पास एक सॉल्ट ऐसा है जो हमें जैसे AB2 टाइप का हमारे पास सॉल्ट है, इसकी हमें सोल्युबिलिटी पता करनी है, कैसे करें? तो ये क्या बनाएगा हमारे पास A+ और 2B- ये देगा A+ और 2B-, इसकी सोल्युबिलिटी S, इसकी S, इसकी 2S होगी, T और 2S होगी, तो इसके लिए KSP हम कैलकुलेट करें A का कंसंट्रेशन, KSP इक्वल टू मल्टीप्लिकेशन ऑफ द कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट। तो मल्टीप्लिकेशन ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट क्या बना B-, और ये तो स्टाइकियोमेट्री होता है, पावर में चला जाता है, आपको पता है। तो इसका KSP हम कैसे निकालेंगे? KSP क्या हो गया? ये S × S²। क्या हो गया बच्चों? यहाँ पर क्या लिख देंगे हम? ये जगह 2S का स्क्वायर, तो क्या हुआ हमारे पास? KSP = S × 2 × 4, 4S2, तो 4S2। अब यहाँ हमें KSP, अगर इस रिएक्शन का हमें KSP का वैल्यू पता है, सोल्युबिलिटी प्रोडक्ट कितना है, सोल्युबिलिटी प्रोडक्ट अगर हमें पता है तो हम इसकी आसानी से सोल्युबिलिटी इस फॉर्मूले में 4S3 से कैलकुलेट कर सकते हैं। तो इस तरीके से कॉमन आयन इफेक्ट को यूज करके हम स्पेरिंगली सोल्यूबल सॉल्ट की सोल्युबिलिटी को कैलकुलेट कर सकते हैं। एक दूसरा हम इसका इंपॉर्टेंस, दूसरा एप्लीकेशन हम इसका देख लेते हैं, दैट इज प्रेडिक्टिंग आयन प्रेसिपिटेशन रिएक्शन। प्रेडिक्टिंग आयन प्रेसिपिटेशन रिएक्शन, यानी कोई रिएक्शन के अंदर प्रेसिपिटेट बनेगा या नहीं बनेगा, इस चीज को कौन डिसाइड करता है? कॉमन आयन इफेक्ट। तो हम ऐसा कहते हैं, इन प्रोडक्ट ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ आयन इज एक्सिस्ट इन द सॉल्यूशन इफ कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट आयन, या इफ कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट्स ऑफ ions exceeds in solution, यानी किसी सॉल्यूशन के अंदर प्रोडक्ट का कंसंट्रेशन, प्रोडक्ट के आयन का कंसंट्रेशन क्या हो जाता है? इंक्रीज हो जाता है। देन एक्सेस द आयन कंबाइन टुगेदर, तो एक दूसरे से क्या करेंगे? आपस में कंबाइन करेंगे, और कंबाइन करने की दे विल बी प्रोड्यूस प्रेसिपिटेशन। तो हम कह सकते हैं देन एक्सेस ऑफ आयन कंबाइंस, then excess of ion combines and produce PPT, प्रेसिपिटेशन प्रोड्यूस करेंगे। तो यहाँ हम देखेंगे कि किसी रिएक्शन के कॉमन आयन इफेक्ट के थ्रू हम ये कैलकुलेट करेंगे कि किसी सॉल्यूशन के अंदर प्रोडक्ट का कंसंट्रेशन कम है या ज़्यादा है। तो प्रोडक्ट का कंसंट्रेशन अगर बढ़ गया तो प्रोडक्ट के आयन्स क्या करेंगे? आपस में एक दूसरे के साथ कंबाइन करेंगे, और कंबाइन करके क्या बनाएंगे? कंबाइन करके प्रेसिपिटेट का फॉर्मेशन करेंगे। प्रेसिपिटेट कंबाइन करके दोबारा से प्रेसिपिटेट भी तो बनाएंगे, तो इस तरीके से प्रेसिपिटेट का फॉर्मेशन हो जाएगा। हम तीसरा यहाँ पर देख सकते हैं, या हम इसको ऐसे भी कह सकते हैं कि जैसे कि हम एक रिएक्शन लेते हैं NaCl, Na+ और Cl- आयन देगा, दिस इज, हम इसको एक्वस में डाल देंगे, और एक्वस में NaCl के साथ सपोज करो मैंने एक HCl भी डाला, HCl भी क्या दे रहा है? Cl- आयन दे रहा है, और साथ में H+ एक्वस में दे रहा है। तो यहाँ Cl- आयन का क्या बढ़ गया बेटा? कंसंट्रेशन बढ़ गया, तो प्रोडक्ट का कंसंट्रेशन जो है वो इंक्रीज कर जाएगा।
तो क्या करेगा, इंक्रीज द कंसंट्रेशन ऑफ, इंक्रीज द कंसंट्रेशन ऑफ आयंस ऑफ प्रोडक्ट, कंसंट्रेशन ऑफ आयंस ऑफ प्रोडक्ट। तो हम यहाँ कह सकते हैं कि प्रोडक्ट के आयंस का कंसंट्रेशन बढ़ेगा। तो इसका मतलब प्रोडक्ट के आयन का अगर हमने कंसंट्रेशन बढ़ा दिया है, जैसे ये Na प्लस आयन हो गया और ये Cl माइनस, या प्रोडक्ट के आयन का कंसंट्रेशन अगर हमने यहाँ बढ़ा दिया, तो प्रोडक्ट के आयन का कंसंट्रेशन का मल्टीप्लिकेशन क्या होता है, जैसे हमारे पास ए बी एक सोल्ट था, यहाँ ए प्लस आयन एंड बी माइनस आयन का कंसंट्रेशन ग्रेटर देन Ksp होगा, क्योंकि यहाँ कंसंट्रेशन बढ़ गया ना बच्चों, तो इसका वैल्यू Ksp से बढ़ गया। तो इसका मतलब हम यूँ कह सकते हैं, अगर प्रोडक्ट के आयन का कंसंट्रेशन उसके सोल्यूबिलिटी प्रोडक्ट के मान से ज़्यादा होता है, उसकी वैल्यू से ज़्यादा होता है, तो हम कह सकते हैं कि प्रोडक्ट के मोर आयन जो है वो एक दूसरे के साथ कंबाइन करेंगे और कंबाइन करके वापस से अनडिसोसिएट मॉलिक्यूल्स का फॉर्मेशन करेंगे। और जब वो अनडिसोसिएट मॉलिक्यूल का फॉर्मेशन करेंगे तो क्या बनेगा, प्रेसिपिटेट बनेगा, प्रेसिपिटेट का फॉर्मेशन होगा। तो एक्चुअल में कॉमन आयन इफेक्ट हमें बताता है कि किसी रिएक्शन के अंदर प्रेसिपिटेट का फॉर्मेशन होने वाला है या नहीं होने वाला है। प्रेसिपिटेशन का फॉर्मेशन तभी होगा जब प्रोडक्ट के आयन का कंसंट्रेशन सोल्यूबिलिटी प्रोडक्ट की वैल्यू से ज़्यादा होता है। चलो हम इसका एक तीसरा और लास्ट एप्लीकेशन देखने वाले हैं, क्वालिटेटिव एनालिसिस। थर्ड है क्वेश्चन नंबर क्वालिटेटिव एनालिसिस। तो क्वालिटेटिव एनालिसिस के अंदर भी हम कॉमन आयन इफेक्ट का एप्लीकेशन देखने को, हमें कॉमन आयन का एप्लीकेशन देखने को मिलता है, क्योंकि हम जानते हैं कि कॉमन आयन इफेक्ट के अकॉर्डिंगली प्रेसिपिटेशन का फॉर्मेशन होता है। तो यहाँ हम लिख सकते हैं प्रेसिपिटेशन इज फॉर्म by form if concentration of ion form if concentration of products ion increase या greater than सोल्यूबिलिटी प्रोडक्ट के, अभी हमने पढ़ा। तो ऐसी कंडीशन में क्या होगा, प्रेसिपिटेशन होगा। और क्वालिटेटिव एनालिसिस के अंदर हम क्या देखते हैं, यही तो देखते हैं कि कोई किसी के साथ प्रेसिपिटेट बना रहा है या नहीं बना रहा है। क्वालिटेटिव एनालिसिस में हम यही देखने की कोशिश करते हैं कि कोई रिएक्शन किसी के साथ हो रही है या नहीं हो रही है। ठीक है, तो अगर प्रेसिपिटेट का फॉर्मेशन बन रहा है, किसी भी रिएक्शन के अंदर प्रेसिपिटेट का फॉर्मेशन हो रहा है, तो इसका मतलब है वो आयनिक कंपाउंड आपस में क्या कर रहे हैं, रिएक्ट कर रहे हैं, और रिएक्ट करके क्या बना रहे हैं, प्रेसिपिटेट बना रहे हैं। तो हमें प्रेसिपिटेट का फॉर्मेशन ही क्वालिटेटिव एनालिसिस के अंदर देखने को मिलता है कि भाई हम कहते हैं, जैसे हम CO2 का लाइम वाटर डाल के देखते हैं, CO2 का क्वालिटेटिव एनालिसिस में हम देखते हैं CO2 का टेस्ट क्या होता है। CO2 के टेस्ट में हमने देखा कि लाइम वाटर अगर हम पास करते हैं तो कैल्शियम कार्बोनेट का जो है मिल्की प्रेसिपिटेट बनता है। इसी तरीके से अगर हम सिल्वर नाइट्रेट के सॉल्यूशन के अंदर अगर हम HCl डाल दें या बेरियम क्लोराइड मिला दें तो सिल्वर क्लोराइड का वाइट PBT बनता है। तो इस तरीके से काफ़ी सारे क्वालिटेटिव जो एनालिसिस है वहाँ हमें प्रेसिपिटेट का फॉर्मेशन देखने को मिलता है। तो प्रेसिपिटेट का फॉर्मेशन भी एक्चुअल में किस पे डिपेंड, किसके एप्लीकेशन पर डिपेंड है, कॉमन आयन के इफेक्ट पे। क्योंकि कॉमन आयन जब दो सोल्ट के अंदर एक कॉमन आयन होता है,
एक वीक इलेक्ट्रोलाइट होता है और एक स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट होता है, और दोनों के अंदर सेम कॉमन आयन प्रेजेंट होता है, तो सेम कॉमन आयन होने की प्रेजेंस की वजह से जो प्रोडक्ट आयंस का जो कंसंट्रेशन है वो उसके Ksp के मान से यानी सोल्यूबिलिटी प्रोडक्ट के मान से बढ़ जाता है, इंक्रीज हो जाता है, और ऐसी कंडीशन में प्रेसिपिटेट का फॉर्मेशन हो जाता है। तो क्वालिटेटिव एनालिसिस में हम ऐसे कई कंफर्मेटिव टेस्ट सोल्ट के देख सकते हैं जहां पर प्रेसिपिटेशन बनता है और जहां पर प्रेसिपिटेशन नहीं बनता। तो प्रेसिपिटेशन बनने का मतलब है कि वहां पर कॉमन आयन इफेक्ट होता है, और नहीं बनने का मतलब है कि वहां पर कॉमन आयन इफेक्ट ऑब्जर्व नहीं होता है। तो आई होप इसी के साथ मैं आज के इस वीडियो में आपसे अलविदा लेता हूँ। आई होप आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगा होगा। यदि आपको मेरा वीडियो अच्छा लगता है तो आप शेयर एंड लाइक कर सकते हैं। गुड डे।